माननीय भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में और निर्देश में पूरे राजस्थान में आज सभी प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव अपने प्रभार जिले में जाकर जो बजट राजस्थान की सरकार ने पेश किया है और उसके क्रियान्वयन में किस प्रकार प्रशासन के माध्यम से सभी योजना नीचे धरातल तक पहुंचे और सही समय पे पहुंचे और व्यवस्थित तरीके से पहुंचे, उसके लिए आज ये मीटिंग रखी गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा का ये भावना है कि सरकार द्वारा जो द्वितीय बजट पेश किया गया, क्योंकि पहले बजट में जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन धरातल पर शुरू हो गया है और काम चालू हो गए। अब दूसरा बजट पेश हुआ है, दूसरे बजट पेश के माध्यम से भी जो योजनाएं हैं, जो काम हैं, उनकी पूर्ति करने का काम राजस्थान की सरकार प्रशासन के माध्यम से करेगी। मैं मोटे मोटे तौर पे बजट में जो विशेष घोषणाएं हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जेजेएम के माध्यम से जो काम होना था, पिछली कांग्रेस की सरकार ने 5 साल में इसमें शिथिलता बरती थी और ये काम पूरी तरह से नहीं हुआ था, परंतु अब राजस्थान की सरकार के माध्यम से और भारत सरकार के माध्यम से जो अवधि जेजेएम की 2024 थी उसको बढ़ाकर 2028 कर दिया गया है और इसमें 20 लाख घरों को नल के मुख्यमंत्री शहरी जल जीवन मिशन भी आरंभ किया गया है। इसी प्रकार सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश में आने वाले पिछले एक साल में 1,25,000 नौकरियों का सृजन किया जाएगा और इसी के माध्यम से पूरा एक कैलेंडर बनाया गया है, कौन कौन से एग्जाम कब कब होंगे और इसका रिजल्ट कब आएगा, ये पूरी तरह से किया गया है। नंबर 2, एक और बात ये कि पीडब्ल्यूडी के माध्यम से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राजस्थान की सरकार ने अपने नॉन पेजेबल रोडों को ठीक करने के लिए 10-10 करोड़ रुपए की घोषणा की है। साथ में ही जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पर 15 करोड़ की घोषणा की है। इसी प्रकार अपने यहाँ पर हरित अरावली विकास परियोजना के माध्यम से 250 करोड़ रुपए स्वीकारे गए और लखपति दीदी का जो लक्ष्य पिछले बार में था उसको बढ़ाकर 20 लाख, आने वाले समय में 20 लाख लखपति दीदी बनाने का काम राजस्थान की सरकार के माध्यम से किया जाएगा। मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं और सबसे पहले जो पिछली सरकार में जो पेपर लीक के काम हुए, जो 17 एग्जाम हुए, उन सब के पेपर जो लीक हुए, परंतु प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और माननीय भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ और ये जो परीक्षाओं का आयोजन हो रहा है, इसमें आप सबके माध्यम से इस पूरे क्षेत्र के सभी विद्यार्थी और जो पढ़ने वाले और जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार पूरी तरह से युवाओं के आज कई तरीके की भ्रामक स्थिति पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु मैं सभी युवाओं को यही कहना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार युवाओं के साथ है। आप सब पूरी तरह से मेहनत करके इन नौकरियों के में मेहनत करके सेलेक्ट होके इसका लाभ लेने का काम करें। और रही बात पूरे इस उदयपुर जिले की, और जिले में जो भी आवश्यक काम है, शहर में फ्लाईओवर बनाने का काम, सड़कों का काम, ये सब काम राजस्थान सरकार के माध्यम से किया जा रहा है। हमारे इस राजस्थान सरकार के द्वितीय बजट में इन सभी भावनाओं को साथ लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी ने ये एक आयोजन करके, सभी मीटिंग करके ये तय किया है कि इसका मापदंड भी तय करें, साथ में ही जो काम की है उसकी समय सीमा भी तय हो और उस समय सीमा के अंदर वो सब काम हो। ये मुख्य भावना राजस्थान की सरकार और प्रदेश के
मुख्यमंत्री भजन लाल जी की है। सरकार ने एक घोषणा की थी कि बहुमंजिला इमारतों को भी पानी दिया जाएगा, मगर अभी तक उस पे कोई काम शुरू हुआ नहीं। जबकि आप कह रहे हैं कि 2 लाख तो जिस बहुमंजिला इमारतें ये जो बहुमंजिला वाला शहरी जो आरंभ किया है उसमें आए, तो बहुमंजिला इमारतों को लेकर की क्या पोजीशन है, इस समय उस पर क्या कार्रवाई हो रही है, उस पर क्या अभी तो इसकी शुरुआत हुई है। ये इस योजना की शुरुआत इस बजट में ही की है, क्योंकि बहुमंजिला इमारतों में ऊपर तक पानी नहीं जाता, ये समस्या बड़ी। घोषणा तो कर दी सरकार ने सर, आपकी सरकार घोषणा कर चुकी है। कर दी, बिल्कुल कर दी, हाँ। प्रारंभ भी कर दिया है, परंतु इसका प्रारूप अब तैयार होगा और सब व्यक्ति को, जैसे मोदी जी का जो लक्ष्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को शुद्ध नल के माध्यम से जल मिले। उदयपुर की के रूप में विश्व विख्यात है, लेकिन झील विकास प्राधिकरण यहाँ नहीं है, जोधपुर में स्थापित किया हुआ है। तो झीलें तो यहाँ है, वहाँ क्या होगा? काम तो यहाँ चाहिए, तो प्राधिकरण भी यही होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो उसके लिए आप प्रभारी मंत्री होने के नाते आप क्या प्रयास करेंगे? बिल्कुल अगले बजट में या मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके इसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने बताया था कि पिछले बजट में आदिवासी उत्थान के लिए जो बजट डिक्लेयर किया था, पिछला बजट की बात कर रहा हूँ, उसमें एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ। 1500 करोड़ रुपए का बजट था, लेकिन खर्चा कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, ये केवल उन लोगों की राजनीति। तो सर अपने आंकड़े दे दिए जाए तो ज़्यादा अच्छा है ना, कि ये इसमें इस बजट में इस मद में इतना इतना पैसा खर्च कर दिया गया है, तो ज़्यादा उनको जवाब भी मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल, मैं माननीय इस संबंध में जनजाति मंत्री हैं हमें बाबूलाल तिवारी साहब से बता के आपको पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि जनजाति विभाग के माध्यम से पूरे क्षेत्र में भारत सरकार का और राजस्थान सरकार का पैसा निरंतर आ रहा है। और सभी जैसे हॉस्टल चल रहे हैं, आपके माँ बाई केंद्र चल रहे हैं, और कई योजना जनजाति विभाग के माध्यम से इस पूरे टीएसपी क्षेत्र में चल रही है। अगर पैसा नहीं आता ये योजनाएं कैसे चलेंगी? परंतु कुछ व्यक्ति अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और राजनीतिक लाभ के लिए इस तरीके का प्रयास कर रहे हैं। परंतु आपसे मैं पूरी तरह से निवेदन करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि राजस्थान की सरकार जनजाति उत्थान और जनजातियों के लिए व्यवस्था करने के काम पूरी सजगता से और पूरी एकरूपता से करें। और यहाँ पर हाई कोर्ट बेंच की मांग लंबे समय से चल रही है, उस पर आपका क्या स्टैंड है? आप सबको इस बारे में जानकारी है। क्या आएंगे सत्ता में आने के बाद वो उन चीजों को भूल जाता है। हुआ 40 साल से हम देख रहे हैं, 30 साल से तो हम कवर कर रहे हैं। मैं खुद प्रतापगढ़ का हूँ और मैं भी इस मामले आपकी पार्टी के ही यहाँ के वकील साहब विधानसभा अध्यक्ष तक रह लिए, लेकिन वो तक प्रयास नहीं किए वो। और यहाँ आज भी हाईकोर्ट बेंच के लिए लड़ रही रही जनता। हाईकोर्ट बेंच के मामले में क्योंकि ये मामला कोर्ट से संबंधित है। अगर ऐसा कोई मामला होगा तो मैं बताऊंगा। सर 3 बार आपकी सरकार आ चुकी इस आंदोलन के दौरान, 3 बार सरकार आ चुकी है। हर महीने की 7 तारीख को वकील हड़ताल करते हैं उदयपुर में इसी इशू को लेकर के, और बरसों से चल रहा है काम। बिल्कुल करेंगे, प्रयास करेंगे। सर अभी बजट में बिजली को लेकर जो 100 और 150 यूनिट का कन्फ्यूज़न हुआ है, उससे आम जनता में बहुत भ्रांति आ गई कि 100 यूनिट भी फ्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और जो लोग नहीं लगा पाएंगे उनको न तो 100 मिलेगी न 150 मिलेगी। इस पर कोई स्पष्टीकरण अब तक सरकार की ओर से जारी नहीं हुआ। बजट में घोषणा तो हो गई कि 150 उसी को मिलेंगे जो सोलर पैनल लगाएंगे, सोलर पैनल भी फ्री मिलेंगे मान लो। उसमें सवाल ये है कि कोई 6 मेगावाट का सोलर पैनल लगा दिया, 6 किलोवाट का लगा दे, तो उसको तो 150 से ज़्यादा फ्री मिलनी चाहिए। सिर्फ 150 में अटकेगा क्या? ये सारा जो कन्फ्यूज़न हुआ वो एक लाइन की बजट घोषणा में बहुत कन्फ्यूज़न नीचे तक आ गया। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की बिल्कुल साफ मंशा है कि सौर ऊर्जा के माध्यम से और अन्य ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि गाँव में दिन में बिजली देने का काम। आपको जानकारी होगी कि रात को जब बिजली आती है 3 फेज कितनी दिक्कत आती है। मंशा एक ही है कि 2027 तक किसानों को दिन में पूरी बिजली देना, व्यवस्थित तरीके से देना। और इसके लिए क्योंकि राजस्व विभाग के माध्यम से ये सौर ऊर्जा के जो आ रहे हैं प्रोजेक्ट,
इसमें जमीन आवंटन का काम राजस्व विभाग के माध्यम से ही हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर पूरी तरह से राजस्थान खुद सक्षम हो जाएगा लाइट जनरेट करने के लिए और अन्य राज्यों को देने के लिए। और रही बात ये जो कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसका पूरी तरह से स्पष्टीकरण आने वाले कुछ दिनों में हो जाएगा कि किस प्रकार किया जाए। मंत्री जी, सरकार ने बजट में घोषणा की है कि 100 करोड़ रुपए नाइट टूरिज्म के लिए दिए हैं, मगर उदयपुर में नाइट टूरिज्म के लिए बहुत लंबे समय से मांग चल रही है, क्योंकि 10 बजे बाद यहाँ पर्यटक आता है और उसको खाना अवेलेबल नहीं होता। और कई बार हम ये बात कर चुके हैं कि नाइट टूरिज्म शुरू किया जाए यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, अपन कब तक शुरू हो जाएगा वही हम जानना चाह रहे हैं कि नाइट टूरिज्म बजट में आया कब तक शुरू हो करते हैं। दादाजी की डिमांड कर रहे हैं बहुत साल से। दादाजी की डिमांड बढ़ रही है और क्रियाशील बढ़ रही है। 2 करोड़ रुपए और इसमें अभी कलेक्टर और प्रभारी सचिव की या एक पॉइंट था इसमें मीटिंग का पॉइंट था किस प्रकार इसका पूरी व्यूहरचना बने और किस प्रकार इसमें आप जो कह रहे हैं जो सुविधा मिले, ये सब चीजें आने वाले समय में अपन करेंगे। जैसे इंदौर में मार्केट लगता है, पूरी रात खाने का मार्केट चलता है वहाँ पे, और भोपाल में चलता है, यहाँ कैसा मार्केट खुल जाए। बिल्कुल बिल्कुल के अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद है, इसलिए कहना जरूरी है कि उदयपुर में जो प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो खबर छाप रहा है, आप निर्देश दें कि उन पे वो संज्ञान ले कम से कम, है ना। कई सारी चीज़ें छपती है लेकिन उसका कुछ नहीं होता। उदयपुर में पिछले कई सालों से रोड कटिंग के नाम पे जो फाइबर कंपनियां जो है, ये टेलीफोन की कंपनियां, पूरे शहर को खोद रखा है उन्होंने, और 4-4, 5-5 महीने तक उस पे जो है कोई काम नहीं होता है और रोड पूरी खुदी हुई रहती है। नई रोड बनती है, 10 दिन बाद वापस कटिंग हो जाती है। अभी दूसरा मामला शक्ति नगर में अभी हुआ है, जहाँ पे न तो लोगों ने डिमांड की सड़क की, ना किसी ने की, और रोड 1 साल पहले बनी और उसको वापस तोड़ के फिर बना रहे। लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है वहाँ पे। अभी आप जाके देखिए, वहाँ लोगों से बात की है उन्होंने, लोग कह रहे हैं हमने डिमांड ही नहीं की वहाँ पे, और लोग सड़क बना रहे हैं वहाँ पे जगह पे। अच्छा, रोड कटिंग के दौरान अगर पाइपलाइन फूट जाती है तो वो लोग इन्फॉर्म नहीं करते हैं, जनता ही दौड़ती है कि यहाँ निगम के अधिकारी बैठे, सर पूछिए आप उनसे कि क्यों रोड बना रहे आपस हो। में कोऑर्डिनेटर नहीं है, कोऑर्डिनेशन हाँ, है ही मैं समझ गया इस बात को। मैं कलेक्टर साहब से कहना चाहता हूँ कि कलेक्टर साहब, आप मतलब ऐसी कोई चीजें हैं जो जिससे जनता प्रभावित हो, उनके लिए विकास के होने के साथ साथ समस्या भी हो तो उसका साथ के साथ समाधान है, क्योंकि रोड बनना भी आवश्यक है, हाँ। केबिल बिछना भी जरूरी है, परंतु इन चीजों का समाधान साथ साथ हो चुका। खोद के छोड़ दी 6 महीने तक, ये नहीं होना चाहिए। और ये संबंधित विभागों के मामले में टाई अप हो जाता है। ये तो आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ पर वीआईपी मूवमेंट है, पर आम जनता बहुत प्रेशर हो रहा है। ये तो उद्योगों का सौभाग्य है। परंतु अब देखो, कोई सर वो आधे घंटे पब्लिक खड़ी रहती है, वो फिर दुर्भाग्य मानती है। सर मेरी मिसेज सर 2 दिन एडमिट है। हो गया, समस्या मान लिया, समाधान बताओ। एक रूप निर्धारित मूवमेंट के दौरान या उपराष्ट्रपति महोदय या राष्ट्रपति महोदय, मुख्यमंत्री महोदय या अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री आए तो क्या करना है? उनका एक रूट और सर बीमार को तो कम से कम, हाँ, ये जरूर है। प्रधानमंत्री के कैबिनेट में बीमार को पहले कोई जाना आपात स्थिति हो, में भी सर। उस आपात स्थिति का समाधान होना उन चाहिए। सीए साहब ने मुझे 10 मिनट में रोक कर रखा, काफिला जाने के बाद जाने दिया। समाधान पूछ रहे हैं। हम ये आग्रह करेंगे कि आप वैसे भी शहर के बाहर बड़ी होटलों में कार्यक्रम करते हैं तो उन एरियो में हेलीपैड बना दो ताकि एयरपोर्ट तक हेलीपैड से आ जाए। ठीक है साहब, ये भी आप- ये सुझाव हो सकता है कि बाहर से बाहर ही हो जाएंगे वो सही है। हेलीपैड। आप कैसे पूछोगे? हम तो सर बाहर में भी पहुंच जाते हैं। मंत्री जी, एप्लीकेशन देने के बाद भी अंत में एक जवाब आ जाता है कि आपके ऊपर कार्रवाई कर दी गई है और फाइल बंद की जाती है, जबकि न तो उस पर कोई कार्रवाई होती है, न उस पर कोई एक्शन मिलता है, न कोई इसका समाधान होता है। क्या मामला है? पत्रकारों के लिए पिछली बजट में जो आरजेएचएस घोषणा हुई थी उसको बात करें। पत्रकारों के लिए पिछले बजट में आरजेएचएस की घोषणा हुई थी। अभी और अभी तो है आरजेएचएस पिछले बजट में हुई थी, उसका अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। सबको नहीं मिलते, तालियां हम नहीं बजाएंगे, सबको नहीं मिलते। तैयार है क्या? बिल्कुल तैयार। यातायात व्यवस्था बाधित नहीं होगी।
देखो थोड़ी संख्या आएगी, थोड़ा बहुत होता है, पर जो स्थितियां बनेगी उसको निपटने के लिए प्रशासन पूरी तैयार है। आप रीट की परीक्षा का कहते हैं जी सर। 27-28 देखिए, उस परीक्षा के लिए दो तरीके हैं। एक तो परीक्षा अच्छे से हो, उसके लिए भी पूरी तरीके से तैयार है। और जब इतने स्टूडेंट्स आते हैं, थोड़ी बहुत इनकन्वीनियंस तो आपके घर में भी अगर 2-4 गेस्ट अधिक आते हैं, थोड़ा बहुत अपने को कॉपरेट करना पड़ता है। पर कोशिश ये रहेगी कि आपको भी असुविधा ना हो, जो बच्चे बाहर से परीक्षा देने आ रहे हैं उनको भी ना हो, उसके हिसाब से सारी व्यवस्था माकूल करने की पूरी कोशिश करेंगे आपके साथ। अच्छा, इसमें एक बात और है जी सर। आप शहर वालों को तो बाहर से आने वाले बच्चों का सहयोग करना चाहिए, आप उसको परीक्षा मत समझो। नहीं सर, उनका सहयोग करो ना, कौन सा बच्चा को उसको सेंटर तक पहुंचाने का काम, उसके उठने बैठने रहने की व्यवस्था, छोटा मोटा सहयोग अपन भी कर सकते हैं। हमेशा देखो एग्जाम देने बच्चे आएंगे और थोड़ा बहुत क्राइसिस होगा, परंतु उसका निवारण प्रशासन के माध्यम से भी हो सकता है, परंतु केवल प्रशासन के माध्यम से नहीं हो सकता। क्या कि स्थानीय लोगों को भी सहयोग करना है, उसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। आप अगर एक मुहिम चलाएंगे तो लोगों को, बाहर से आने वाले बच्चों को, मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में प्रदेश में द्वितीय बजट को पेश किया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रत्येक जिले में जिला प्रभारी सचिव और जिला प्रभारी मंत्री दोनों जाके जो बजट में जो घोषणाएं हुई है उनका क्रियान्वयन के बारे में पूरी समीक्षा करके, क्योंकि कहाँ पर ज़मीन की आवश्यकता है, कहाँ पर सामंजस्य बिठाने की आवश्यकता है, ऐसे सब माध्यम से ये मीटिंग करके आने वाले समय में जो बजट की घोषणा है उसका त्वरित गति से, तीव्र गति से उसका क्रियान्वयन हो और जनता को जल्दी से जल्दी इसका लाभ मिले, इसके लिए इस मीटिंग का आयोजन किया गया। प्रभारी सचिव टी रविकांत जी और हमारे सांसद मन्नालाल जी रावत साहब और माननीय एमएलए साहब ताराचंद जी जैन, फूल सिंह जी मीणा साहब और उदयपुर जिला परिषद के उप जिला प्रमुख भाई पुष्कर जी, हम सब ने और सभी इस जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारी ने सब ने मिलके इस पूरे बजट में जो घोषणा हुई है उसके क्रियान्वयन के बारे में पूरी चर्चा की और आने वाले समय में तीव्र गति से वो जो घोषणाएं जो उदयपुर जिले की है उनका क्रियान्वयन किया जाएगा। सर, अभी विधानसभा में जो चल रहा है, कांग्रेस का जो विपक्ष आरोप भी लगा रहा है, निलंबित भी किया है, उसको लेकर किस तरह? श्रीमती इंदिरा गांधी जी को दादी के संबोधित किया। अपने परिवार में जो बुजुर्ग महिलाएं होती है उनको दादी कहना एक स्वाभाविक बात है, परंतु दादी के नाम पे केवल हंगामा करना और सदन स्थगित कराना इस अवरोध पैदा करना चाहती है, क्योंकि पिछले 1.25 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से मुस्तैद होके प्रदेश में एक सकारात्मक वातावरण के साथ एक तीव्र गति से विकास का काम कर रही है। उसको कांग्रेस पचा नहीं पा रही है, तो इस तरीके से हथकंडे अपनाकर सदन को अवरोध पैदा करके योजनाओं को लंबित करने का प्रयास कर रही है। सर, 2 दिन से विधानसभा में ही विपक्षी डटे हुए हैं, तो अब कारण कुछ नहीं है, अब केवल दादी, अपने घर में जो दादी होती है उनको दादी कहते हैं और इंदिरा गांधी तो दादी जी हैं और इस हिसाब से अटल जी को छोटे दादाजी कहा जाए, वो एक अलग बात है, परंतु इस पे आपत्ति क्यों? कहा जाए नहीं कहा जाए वो तो बात की बात है, पर ये कोई दादी कोई अपमानजनक या असभ्य शब्द नहीं है। दादी हर घर में है और हर व्यक्ति ने अपने मुंह से, सब यहाँ अपन सब खड़े हैं, सब ने दादी के नाम से संबोधित सबके घर में किया है। दादी के नाम कारण नहीं है, ये कारण है भारतीय जनता पार्टी के पिछले उपचुनाव में 7 में से 5 सीटें जीतना, जिला परिषद की एक तरफा जीत, पंचायत समिति के सदस्यों की एक तरफा जीत से बौखलाई हुई कांग्रेस ये हथकंडे अपनाकर बीजेपी को ऐसा प्रयास कर रही है कि वो अपने विकास के विजन से हटे। परंतु मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत और राजस्थान मजबूती से आगे बढ़ेगा और विकास के काम माननीय भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में
और निर्देश में पूरे राजस्थान में आज सभी प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव अपने प्रभार जिले में जाकर जो बजट राजस्थान की सरकार ने पेश किया है और उसके क्रियान्वयन में किस प्रकार प्रशासन के माध्यम से सभी योजना नीचे धरातल तक पहुंचे और सही समय पे पहुंचे और व्यवस्थित तरीके से पहुंचे, उसके लिए आज ये मीटिंग रखी गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा का ये भावना है कि सरकार द्वारा जो रीति बजट पेश किया गया, क्योंकि पहले बजट में जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन धरातल पर शुरू हो गया है और काम चालू हो गए। अब दूसरा बजट पेश हुआ है, दूसरे बजट पेश के माध्यम से भी जो योजनाएं हैं, जो काम हैं, उनकी पूर्ति करने का काम राजस्थान की सरकार प्रशासन के माध्यम से करेगी। मैं मोटे मोटे तौर पे बजट में जो विशेष घोषणाएं हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले JJM के माध्यम से जो काम होना था, पिछली कांग्रेस की सरकार ने 5 साल में इसमें शिथिलता बरती थी और ये काम पूरी तरह से नहीं हुआ था, परंतु अब राजस्थान की सरकार के माध्यम से और भारत सरकार के माध्यम से जो अवधि JJM की 2024 थी उसको बढ़ाकर 2028 कर दिया गया है और इसमें 20 लाख घरों को नल के के बाद चार्ज देना, जो भी लेना पानी और संभाल तो आप ही ले ना। है सिंगापुर गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन से किया, बहुत अच्छा सेंटर बना हुआ है। वो स्किल डिपार्टमेंट ने किया था, तो उस पे बेसिकली उसका पर्पस यही है कि बेसिकली टूरिज्म रिलेटेड